लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 7 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुराज क्या है रे? बुधुआ ने महंगू से पूछा। किसानों का राज, गंभीर होकर महंगू ने कहा। महंगू व्यापारी है, लकड़ी का कारोबार करता है। देहात में खड़े बबूल ऊसरों और काश्तकारों के खेतों वाले मोल लेता है। काश्तकारों वाले किफायत से मिलते हैं। जमींदार अपने सिपाहियों से कटवाने में मदद करता है। महंगू को काफी मुनाफा हो जाता है। 8 महीने तक लकड़ी कटवाना, लदवाना और कानपुर में बेचना, यही महंगू का काम रहता है। 4 महीने बरसात भर ज्वार, अरहर, तिल्ली, सन, मूंग, उड़द आदि की खेती कर घर रहता। फिर क्वार में चने और जब चनी असींच बो बवाकर कार्तिक से अपना काम शुरू करता है। गांव में शहर की खबरों का एक मुख्य रिपोर्टर, किसानों का जमींदार से मिला हुआ अभिनेता। गांव के रिश्ते में बुधुआ चचा लगता है, महंगू भतीजा। तो क्यों रे महंगू? बुधुआ ने पूछा। फिर ये जमींदार और पटवारी क्या करेंगे? झक मारेंगे और क्या करेंगे। बुधुआ कुछ समझ न सका कि ये देश में गांव में रहते हुए कैसे झक मार सकते हैं। महंगू भी गहराई तक नहीं समझता था। सुनता था जो कुछ, 25 उलट फेर के बाद खुद भी न मानता था कि ये पुलिस वाली सरकार और जमींदार लोग लगान वाला हक छोड़कर ख्वाब की तरह कैसे गायब हो जाएंगे। पर दूसरों को नेताओं की तरह समझाना उसकी आदत पड़ गई थी। बुधुआ ने डरते डरते पल के तिलमिलाते हुए धीरे से पूछा। ये कहाँ जाएंगे रे महंगू? तू तो बात पूछता है और बात की जड़ पूछता है। गंदी महारानी का प्रताप ऐसा है कि इनके साथ बंध जाएंगे और बोल बंद हो जाएगा। तब ये किसानों के तलवे चाटेंगे। महंगू अपनी दाद खुजलाने लगा। तो लगान फिर किसको दिया जाएगा? किसी को नहीं। लगान दिया गया तो सुराज कैसा? विद्यार्थी जी समझा रहे थे। अब के जब मैं कंपू गया था तब तो बड़ा अच्छा है। मैं को भी खड़ा सुन रहा था। अपनी समझ पर जोर देते हुए कहा। ये बूढ़ा हो गया पर समझ रत्ती भर नहीं। मैं लक्ष्मणपुर गया था। वहां बाबू साहब के घर के लड़के कह रहे थे कि तिलक महाराज कहते हैं कि जमीन रियाया की है, जमींदार को लगान न दिया जाए। सुक्खू ने सानी करना बंद कर आवेश में आकर कहा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी गांव भर के आदमी मिल जाओ, दूसरा गांव लूट लो। बड़ी बात है ना बघार, सुक्खू के भाई लक्खू ने कहा। सरकार ने तोप के बल हिंदुस्तान फतेह किया है। जवानी कैफियत से न छोड़ देगा। साले, कर देगा रिपोर्ट चौकीदार तो चूतड़ की खाल निकाल ली जाएगी। बकने तो इनको आए बाएं। अभी शेर है, जिमींदार के सामने चूहे बन जाएंगे। नहीं तो चलेगा हंटर ढिल्ली वाला। महंगू ने सोचा कहीं इसने मुझे भी लपेटा तो बड़े पेंच में पड़ूंगा। फिर एक सूत न सुलझेगा। बदल कर बोला। देखो ना लक्खू भैया, तुम्हें रुई से काम, कपास का हाल क्या पूछते हो? दुनिया है, कोई किसी रंग में कोई किसी रंग में। शहर का हाल पूछते हो, बतला दिया। नहीं, बात की जड़ पूछेंगे। नजदीक ही निकास पर वीरन पासी घर की बनाई शराब पिए अपनी चौपाल में बैठा नशे में बातचीत का मजा ले रहा था। ये 6 भाई हैं, हर एक के 2-2, 4-4, 6-6 लड़के। इनमें भी आधे से अधिक जवान। 6 भाई अलग अलग घर बनवा कर रहते हैं। रात को सबकी निगरानी होती है। मशहूर बदमाश गांव में हाथी मारकर ले आए, हजम हो जाए, पुलिस पता लगाती रह जाए। गांव भर लोभ तथा भय से इनसे सहयोग करता है। इनकी बदौलत लोधों के यहां भी चांदी के गहने हो गए। चोरी का माल चवन्नी कीमत पर बिकता है। ज्यादा सामान सोना चांदी गांव तथा पड़ोस के महाजनों के यहां दूसरे दूसरे रूप में मिलेगा। रामदीन सोनार सोना और चांदी गलाकर दूसरे ढांचे में गढ़ देता है। थानेदार और पुलिस के सिपाही ठेके से शराब नहीं खरीदते, बराबर वीरन वगैरह के यहां से चालान चौकीदार के हाथ जाता है। शक्ति संगठन कार्यकलाप सभी तरफ से गांव वाले वीरन के खानदान से डरते हैं। गांव का नेतृत्व बहुत कुछ इन्हीं के हाथ है। जमींदार भी इन्हें मानता है। बेगार हल, बेड़ी, भूसा, रस आदि रकम सेवा इन्हें नहीं देनी पड़ती। इनकी रात वाली आमदनी काफी रहने पर भी ये तंग दस्त रहते हैं। उधर थानेदार की निगाह बदल गई है, क्योंकि कुछ रुपए सब लोगों से केवल 600 रुपये उन्होंने मांगे थे, पर ये नहीं दे सके।
पुलिस से तंगा इन्हीं लोगों ने गांव को सलाह देकर सभा कराई, पर बाहरी तौर पर सभा से बाहर थे। महंगू की चालबाजी से बीरन को बड़ा क्रोध आया कि पलट रहा है, बेचारे बुधुआ को पिटवाएगा। पहले से सलाह हो चुकी थी कि अब के महाजन से कर्ज लेकर लगान न चुकाया जाए, जिसके खेत की जैसी पैदावार हो वो वैसा ही लगान दे। देखा जाए जमींदार क्या करता है। बुधुआ बड़ा ही गरीब किसान है, फिर अब के उसके खेत की खरीफ 1.5 हाथ से ज्यादा नहीं बढ़ी, वो भी जगह जगह जली हुई। इसीलिए उसे सुराज की सबसे ज्यादा खोज है कि 2-4 रोज में मिल जाए तो जमींदार के कोड़ों से पीठ का निकट संबंध जाता रहे। बीरन ये सब समझता था। चुपचाप उठकर झूमता हुआ महंगू के पास पहुंचा और हाथ पकड़कर अकड़ से पूछा, क्यों रे साले, तू बबूलों का ठेकेदार है या सुराज का भी? गांव के गरीबों के बबूल काट लिए, जिनके खेतों में वे थे उनके अनाज की पैदावार घटी या नहीं? कुछ जगह बबूल छाह मारते रहे, फिर खेती का पूरा लगान सबने चुकाया। तो बोलो साले, ये बबूल किसानों के थे या जमींदार के? महंगू के होश फाख्ता हो गए, लगा गिड़गिड़ाने, भैया मैं कानून क्या जानूं, मैं तो यही जानता था कि जो पेड़ जमींदार बेचते हैं वे उन्हीं के हैं। तुम कहो तो मैं कान पकड़ता हूं, एक हाथ से कान पकड़कर। अब कभी जो ऐसा काम करूं। वीरन ने छोड़ दिया। सोचा था इस साले के पीछे साल भर और ससुराल हुआ। सुराज समझाता है, डफाली कहीं का। हम लोग कलकत्ता, बंबई, लखनऊ, इलाहाबाद तक पेज भरते हैं, पर किसी से नहीं कहते। दद्दा कमिश्नर साहब की कनात काटकर ऊपर से डंडे डंडे उतर गए। उनकी बाकस उठा लाए इन मेले में, और सिपाही पहरा देते रह गए। कह बध कर उठा लाए, तीसरे दिन बाकस दी। कमिश्नर साहब ने पीठ ठोंकी और बहादुरी में नाम लिख दिया। वे जीते जी मर गए, पर कभी अपनी जुबान से बहबूदी न बघारी। और ये बित्ती भर की मेख जी में आता है गाड़ दूं साले को, जहां देखो वहीं खटक रहा है। तू ही कंपू जाता है। विद्यार्थी जी ने तो ये भी कहा है कि क्यों बुद्धू काका? हाँ बच्चा, कहा है। बिना बात सुने बुद्धू ने गवाही दी और मुंह बाए खड़ा रहा कि बाजार से मुसलमानों का काटा बकरा न मोल लो, खाओ तो काट कर खाओ, ठेके से शराब न खरीदो, पियो तो बनाकर पियो। सूबेदार बाबा के लड़के हरनाथ काका कहते थे कि नहीं गणेशपुर वाले। बीरन से सहयोग करने के लिए विशेष उत्साह के साथ झूठ पर सच्चाई का जोर देकर सुक्खू ने कहा, अभी परसों तो मेरे सामने कहा चारा लेने आए थे। खबरदार, जो बात हो चुकी है उससे कोई टला तो खैर न समझे। फिर वो है या वीरन? सबको सूचना देकर वीरन अपने घर की तरफ बढ़ा ही था कि जमींदार का सिपाही दूसरी गली से आया और बुधुआ को पकड़कर डेरे की तरफ घसीटा। चल मालिक बुलाते हैं। करुण स्वर से बुधुआ ने वीरन को पुकारा, पर वीरन ने सुनकर भी न सुना। दरवाजा खोलकर भीतर चला गया और लोग भी लंबे पड़े। वहां चल, उसको क्या पुकारता है? वहां कमेटी का हाल पूछ और देख आटा दाल का भाव। बुधुआ को घसीटता हुआ सिपाही डेरे ले चला। जमींदार पंडित कृपानाथ डेरे पर तप रहे थे। ये एक ही गांव उनकी जमींदारी है। उनके पिता पहले होटल में रोट करे थे, फिर लखनऊ में संडीले के लड्डू बेचते रहे, फिर कपड़े की फेरी की, बाद सिंगर की 2 मशीनें खरीद कर रूमालों का कारखाना खोला। धीरे धीरे बड़े आदमी बन गए। इधर जब प्राचीन राजवंशावतंस नवीन सभ्यता की आग में ऋण के रुपए तृण की तरह फूंकने लगे और सभ्यता की ज्वाला राजा के बाद राज्य को भी दग्ध करने चली, तब सरकार ने यथाधर्म उपाय का जल सींचा, अर्थात संपत्ति को बचाने का विचार कर कुछ गांव नीलाम करना निश्चित किया। ये गांव भी नीलाम वाली नामावली में जुड़ा। उसके कई खरीददार खड़े हुए, पर कृपानाथ के पिता इस गांव के ज्यादा नजदीक थे। अर्जी में इस निकटतम संबंध का उन्होंने उल्लेख भी किया कि चूंकि दूसरे खरीददारों से वो इस गांव के ज्यादा नजदीक रहने वाले हैं, इसलिए उनका हक भी ज्यादा पहुंचता है। बड़ी सिफारिशें करवाईं, हुक्कामों की मुट्ठी भी गर्म की। अंत में 70,000 का मौजा 30,000 में उन्हें ही मिला। अब वो नहीं है, उनके पुत्र कृपानाथ जमींदार हैं। बुधुआ को देखते ही कृपानाथ आग हो गए। क्यों रे, अभी परसाल के लगान वाले 2 रुपए बाकी हैं। नजर की बात नहीं, इस साल भी अधकरी का वक्त आ गया, तू देने का नाम नहीं लेता। देता है आज रुपये या मुर्गा बनाया जाए? बुधुआ इतना घबराया कि उसकी जबान बंद हो गई। खड़ा सिर्फ कांपने लगा। जो रुपए न रहने का रोए रोए से दिया हुआ उत्तर था। बुधुआ की हालत प्रायः अच्छी नहीं रहती, कारण जमींदार साहब स्वयं हैं।
दूसरे खेतों से कम निरख पर जो खेत उसे देने की उन्होंने कृपा की, वे उपज में ऊसर से बराबर होड़ करने वाले प्रायः महाजन को डेढ़ी का नाज भी नहीं दे सकते। इसलिए बुधुआ का पेशा काश्तकारी केवल लिखाने के लिए है, करता है वो मजदूरी। इसी से पेट काटकर किसी तरह उसने यहां तक लगान चुकाया। जवाब न पा जमींदार साहब ताव में आ गए। तब तक लक्खू भी पहले की बातचीत से घबराया हुआ सफाई देकर बचने के विशद उद्देश्य से जमींदार के पास आया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। क्या है लक्खू? चालाक चितवन पर सस्नेह स्वर से कृपानाथ ने पूछा। यही कि मालिक गांव बिगड़ रहा है, हाथ मलते हुए लक्खू ने कहा। पाले की पलित अरहर जैसे तमाम अंगों से मुरझाया हुआ झुलसी कलियों सी आंखों में ओस के अश्रुकर्ण बुधुआ ने लक्खू को प्रखर मुख किरणों में अनिमेष क्षण कृपाकांक्षित देखा। बुधुआ से लक्खू और लक्खू से जमींदार की ओर निर्झरी सी वक्र फिरती हुई कृपा प्रार्थना स्वाभाविक चाल से चलती रही। जमींदार को सक्रोध सप्रश्न साग्रह अपनी तरफ देखते हुए लक्ष्य कर बर्फ हुए लक्खू से हर्फ हर्फ झूठ समाचार निकलने लगे। कहा, ये सुराज की खोज में नेता की तरह तत्पर है, सरकार और जमींदार के दो पाटों में रहकर पिसने से नहीं डरता, लोगों को अपनी लीक पर ले चलने को बछवे जैसा फेरता फिरता है। कहाँ से भगवान जाने इसके पास खबर आती है। अब रियाया को लगान न देना होगा, दिन भर इसी काम में तत्पर रहता है। बुधुआ कमजोर था और उससे लक्खू का कोई स्वार्थ न था, इसलिए उसने गुनाह बेलज्जत नहीं किया। पासियों के खिलाफ एक आवाज उसने नहीं उठाई। ऐसे प्रोपेगेंडा के पेच से सच्चा मतलब निकालते हुए बुधुआ को देर न लगी। अपने दरिद्र भाल पर मन ही मन कराघात कर ईश्वर स्मरण करने लगा। लक्खू कृपा के पुरस्कार के लिए स्वामी के निश्चल सेवक की तरह हाथ जोड़े अचल अनिमेष दृष्टि से खड़ा रहा। एक तुच्छ गंवार किसान इतना भी कर सकता है, जमींदार न समझे। उनकी समझ में निस्तरंग जलतल की तरह उनकी जमींदारी के लोग बराबर वैपक्षिक शक्ति धारण करते हैं। फिर कलकल स्वर से विरोध प्रचार करने में सभी जलमुख मुखर हो सकते हैं। इस बीज मंत्र के प्रायः सभी जमींदार प्रत्यक्ष भाष्य जमीन की स्वल्पाधिक उर्वरा शक्ति मानते हुए भी खाद के गुण परिणाम से शक्ति परिमाण को भी साथ साथ बराबर कर देते हैं। इसलिए बुधुआ के कार्यकलाप पर संदेह की छाया को पेड़ भी मिला। अपने अहाते में अपने मातहत आदमियों के बीच अपनी महत्ता के आप ही प्रमाण हाथ में डंडा लेकर जमींदार कृपानाथ पशुवत बुधुआ की बुद्धि को प्रहार से पथ पर लाने लगे। क्षीण दुर्बल मनुष्याकार वो चर्मास्थि शेष प्रत्यक्ष दारिद्र्य कृपा प्रार्थना की करुण दृष्टि उन्मीलित कर रह गया। प्रहार से पीठ फट गई, मुख से फैन बह चला, वहीं पृथ्वी की गोद में वो बेहोश हो लुढ़क गया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 7 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।